हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान जो आपका अध्याय है दिल्ली के सुल्तान, उसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। इसका उत्तर क्या कह रहा है? दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली पे काफ़ी शासकों ने शासन किए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, रजिया सुल्तान। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तानों के पद से क्यों हटाया गया? इसका उत्तर है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, जो पहली महिला मुस्लिम शासिका जो सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। उनने कितने वर्ष शासन करी? 4 वर्ष शासन करी। आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 खत्म होता है। हम प्रश्न क्रमांक 3 के तरफ बढ़ते हैं। तो 3 प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार किन शासकों के समय अधिक हुआ? तो आइए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं हम। दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में एवं मोहम्मद तुगलक के समय में अधिक हुआ था। किसके समय में अधिक हुआ था? मोहम्मद तुगलक के समय अधिक हुआ था। तो यहाँ हमारा तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम आगे चौथे नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है बच्चों? देखिए, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों? दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो इसका उत्तर देखते हैं हम आगे। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। वो अपने सूबेदार को गुलामों को और सूबेदारों को नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यहाँ हमारे चौथे नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से पढ़िए। इस काल में इक्तादार एवं मुक्ति का क्या कार्य होता था? तो इसका उत्तर है, अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आपके इतिहास की जो पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 39 से आप इसका उत्तर खोज सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। जो इसका उत्तर है उसे देखिए। इस काल में इक्तादार या मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। क्या करते थे? वो अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। यहाँ आपके 5वें नंबर का प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे 6वें नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखी। यहाँ हमें क्या करना है? अलाउद्दीन खिलजी की उसके राज्य की जो राजस्व व्यवस्थाएं थी उनके बारे में लिखना है। तो देखिए उत्तर क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों
से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। उनसे क्या हुआ? स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन को पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। उनने क्या किया? इसका हिसाब किताब बहुत सावधानी से रखा। यहाँ हमारे 6वें नंबर का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 7वें की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 7वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 7वें नंबर का प्रश्न बोल रहा है, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? इसका उत्तर है, सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। क्या फतह मतलब क्या होता है? जीतना। उसने जीतने की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा बनी। वो क्या बन गई? उनके सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा बन गई। यहाँ आपके प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम आगे 8वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? शेरशाह सूर के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न शेरशाह सूर के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। मैं आपको ये शेरशाह की थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? उसका बचपन का नाम था फरीद का। उसने बहुत कम उम्र में शेर को मारने के कारण उसे शेरशाह की उपाधि दे दी गई थी। शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक था। उसने बहुत से अच्छे काम किए, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, डाक प्रथा का प्रचलन किया, रुपया चलाने की शुरुआत उसने की। आप इसको अगली कक्षा में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसका आगे उत्तर देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चे? उत्तर देखिए। शेरशाह सूर ने मुगल साम्राज्य हुमायूं को चुनौती दी थी। उसने किसे चुनौती दी थी? शेरशाह सूर ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित करा। उसने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं मतलब खुद अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया। सिर्फ उसने कितने वर्ष शासन किया? 15 वर्ष शासन किया। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकार में विभाजित किया। आपका यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न का जो उत्तर है कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है? मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्यों असफल रहीं? मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्यों असफल रहीं? इसका उत्तर है बच्चों, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो भी कदम उठाए गए रहे होंगे प्रशासनिक कदम, वो बहुत असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। उसने फिर तुरान पर हमला करने का जो उसका मन था उसे हटा दिया, उसका इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, अपनी विशाल सेना को भी हटा दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधित जो कदम उठाए उनमें कई परेशानियां पैदा हो गईं। करों में वृद्धि और गंगा यमुना दो नदी हैं, नदी के 2 आब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई। बगावत मतलब लड़ाई झगड़े पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक
को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। उसे फिर क्या हुआ, अंततः टोकन मुद्रा जो थी उसको वापस लेनी पड़ी। तो यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। अब हम आगे जो आपके अध्याय का आखिरी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10। देखिए 10 क्या, प्रश्न क्रमांक 10 क्या बोल रहा है, अलाउद्दीन खलजी की सैनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, इसका उत्तर क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खलजी को सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी को अपने सैनिकों को वेतन भी देना पड़ता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय कर लिया। उसने सोच लिया कि अब इक्ता के स्थान पर नगद वेतन ही दे दिया जाए। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। वह अपना जो जरूरी सामान था वो कहाँ से खरीदते थे, दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। उन्हें डर भी था कि वो अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों पर उल्लंघन करते थे, अगर जो उनने दर निश्चित करी थी उस पर अगर उनने उल्लंघन कर दिया तो उन्हें सज़ा मिलती थी। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका अध्याय कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। ओके।